हेलो फ्रेंड्स, माँ शारदी क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज में हमने देखा था 1858 का भारत शासन अधिनियम। आज हम देखेंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो शिक्षित या प्रबुद्ध वर्ग था, उनकी मांग उठने लगी थी कि भारतीयों को भी प्रशासन में अधिकार दिए जाए, भारतीयों को भी प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिया जाए। वो एक नारा भी था जिसको वो यूज करते थे कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक। और उधर 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी, उनको भी ये महसूस हुआ कि अगर भारत में और अधिक शक्तिशाली और अधिक नियंत्रणकारी शासन स्थापित करना है तो हमें भारतीयों से सहयोग लेना होगा, भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना होगा। इसी कड़ी में ब्रिटिश संसद ने 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम और 1909 का भारत शासन अधिनियम। अभी हम देखेंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसके द्वारा कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल होगी। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने वायसराय को परिषद के कार्य में संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। 1861 का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों योगदान है? क्योंकि इस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने की शुरुआत की। ठीक है, तो पहली बार भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने की शुरुआत की, प्रशासन में शामिल करने की शुरुआत की। ठीक है, 1862 में इसी प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के तहत 1862 में कैनिंग उस समय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे। तो कैनिंग ने तीन व्यक्तियों को विधान परिषद में नियुक्त किया। कहाँ नियुक्त किया? विधान परिषद। ठीक है, कौन कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और तीसरे थे सर दिनकर राव। अठारह के भारत परिषद अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने की शुरुआत की और कैनिंग ने 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में नियुक्त किया। ठीक है, फिर दूसरा प्रावधान जो 1861 के अधिनियम से किया गया था, तो वो क्या था? बंबई
और ये मद्रास, इनके जो गवर्नर थे उनको विधायी शक्ति पुनः लौटा दी, विधायी शक्ति पुनः लौटा दी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन करने की शुरुआत हुई थी। और 1833 में बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे इनकी विधायी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1861 के भारत शासन अधिनियम से बम्बई और मद्रास के गवर्नर को विधायी शक्ति पुनः लौटा दी, अर्थात विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। क्या हुआ? विकेंद्रीकरण की शुरुआत। ठीक है, केंद्रीकरण क्या होता है? जहां से यहाँ पे कोई बीच में स्थापित है और वो सारी शक्तियों का केंद्र यही होता है ना। ठीक है, इसे और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? ये कोई बिंदु है, यहाँ भी कोई बिंदु है, यहाँ भी कोई बिंदु है, इस क्षेत्र में इनका शासन है, इस क्षेत्र में इसका, इस क्षेत्र में इसका, इस क्षेत्र में इसका, ये होता है विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम से विकेंद्रीकरण की भी शुरुआत हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, और पंजाब, यहाँ पर क्या किया गया? विधान परिषदों का गठन किया गया। क्या किया गया? विधान परिषद का गठन। ठीक है, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में 1861 के अधिनियम से विधान परिषदों का गठन किया गया। बंगाल में कब किया? 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया। ठीक है, बंगाल जो था, बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था। बंगाल के अंदर आज का बंगाल, पश्चिम बंगाल जो कि एक देश है, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र शामिल था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में पाकिस्तान का और पंजाब। ठीक है, पंजाब में पटियाला वाला जो क्षेत्र है उस समय वो शामिल था। फिर 1861 के भारत परिषद अधिनियम में एक और जो व्यवस्था की गई वो क्या थी? कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी, कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली। कब शुरू की गई थी? 1859 में। कैनिंग द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली यानी कि जब किसी एक मंत्री को या जब किसी एक मंत्री को और दूसरे विभाग भी सौंपे जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो प्रणाली, यानी कि मंत्रालयों का आवंटन। ठीक है, तो ये प्रथा जो थी मतलब पोर्टफोलियो प्रणाली जो थी वो कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी, जिसे मान्यता मिल गई। क्या हुआ? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिल गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी वायसराय को। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या अध्यादेश ये होता है जैसे जब वो जो वायसराय थे वो ऐसे आपातकालीन स्थिति में या जब कोई निर्णय तुरंत प्रभाव से लेना होता है तो बिना अपनी काउंसिल की सलाह किए जब वो कोई निर्णय जारी कर देते हैं या कोई कानून जारी कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं अध्यादेश। तो 1861 को आपातकाल में 1861 के भारत परिषद अधिनियम से वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। एक और फैक्ट है यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से दी गई है? भारत के जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो उनको ये शक्ति कहाँ से दी गई है? उनको ये शक्ति इसी अधिनियम से दी गई है। ठीक है, तो 1861 के अधिनियम से ही उन्हें ये शक्ति दी गई है ना। ठीक है, तो वे एक बार अपन पूरा देख लेते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, पहला क्या किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम में? भारतीयों को शामिल, ठीक है, भारतीयों को शामिल किया गया।
1862 में केनिंग द्वारा 3 लोगों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ठीक है। फिर बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल को विधायी शक्ति लौटा दी गई है ना, विधायी शक्ति लौटा दी। ठीक है। फिर क्या हुआ? बम्बई, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब। ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया? विधान परिषदों का गठन, विधान परिषद का गठन। ठीक है। बंगाल में कब किया गया? 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897। ठीक है। फिर केनिंग द्वारा शुरू की गई कौन सी प्रणाली? पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता। ठीक है। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता कब शुरू की गई थी? ये 1859 में। ठीक है। फिर वायसराय को क्या दिया गया? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वायसराय अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम से क्या किया? भारतीयों को प्रशासन में पहली बार शामिल किया गया। बम्बई, और मद्रास के गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियां पुनः लौटा दी गई। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। केनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई और वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब हम देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। 1892 के भारत परिषद अधिनियम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। ठीक है। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। तो हम समझेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में पहला क्या किया गया? पहला क्या बदलाव किया गया? तो जो केंद्रीय विधान परिषद थी, है ना, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में क्या किया गया? सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, की संख्या, ठीक है, बढ़ाई गई। ये ऐसे एरो का निशान बढ़ाई गई। ठीक है, समझना। कौन से सदस्य थे? वो गैर सरकारी। 1892 के भारत परिषद अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ये सदस्य गैर सरकारी सदस्य थे और जो बहुमत होता था वो अभी भी सरकारी सदस्यों का होता था। यहाँ पे जो सरकारी सदस्य है उसका मतलब ये है कि जो वायसराय की जो
परिषद थी ना, जैसे कि आज हम समझते हैं कि मंत्रिमंडल है, एक तो मंत्री परिषद होती है, एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं सरकारी सदस्य, ठीक है। और जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं उन्हें हम गैर सरकारी सदस्य कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी, कहाँ पे, केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतीय विधान परिषद में, ठीक है। फिर ये जो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के जो सदस्य थे ना, जैसे कि केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता था, मतलब इनमें जो गैर सरकारी सदस्य थे, चुनाव तो नहीं कह सकते, एक तरह अपन उसको कहते हैं मनोनीत या नियुक्त, है ना, मनोनीत या नियुक्त, ठीक है। कैसे होता था, केंद्रीय विधान परिषद और चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए, है ना, केंद्र में, ठीक है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए जो सदस्य वो वायसराय की सिफारिश पर नियुक्त होते थे। किनकी सिफारिश पर, वायसराय की सिफारिश पर, ठीक है, वायसराय की सिफारिश पर, ठीक है। और जो प्रांतीय, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, राज्य विधायिका परिषद या प्रांतीय विधायिका परिषद या प्रांतीय विधान परिषद, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके जो सदस्य थे उनकी सिफारिश कौन करता था, तो कुछ सदस्य चुने जाते, कुछ सदस्यों की सिफारिश जो है वो जिला परिषद करती थी, क्या करती थी, जिला परिषद, ठीक है। कुछ सदस्यों की सिफारिश नगर पालिका द्वारा की जाती थी, नगर पालिका, ठीक है। कुछ सदस्यों की सिफारिश व्यापार संघ के सदस्यों द्वारा की जाती थी, किनके द्वारा, व्यापार संघ के सदस्यों द्वारा, ठीक है। और कुछ सदस्य जो थे उनकी सिफारिश की जाती थी जमींदारों जमींदारों और विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय, और एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा, चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा, ठीक है, चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा, ठीक है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। केंद्रीय विधान परिषद के लिए सदस्यों की जो सिफारिश, केंद्रीय विधान परिषद और चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए जो सदस्यों की सिफारिश थी वो वायसराय के द्वारा की जाती थी, ठीक है, या वायसराय के द्वारा नियुक्त किया जाता था। और प्रांतीय विधान परिषद के लिए सदस्यों की सिफारिश या सदस्यों की नियुक्ति कुछ सदस्य जो थे वो जिला परिषद के द्वारा, कुछ सदस्य नगर पालिकाओं के द्वारा, कुछ सदस्य विश्वविद्यालय, कुछ सदस्य व्यापार संघ, कुछ सदस्य थे जो जमींदारों के द्वारा, और कुछ सदस्य चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। इस अधिनियम ने, जो ये अधिनियम था, इस अधिनियम ने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया, ठीक है। यानी कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के लिए सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि इस अधिनियम में चुनाव शब्द का उल्लेख नहीं था, ये एक प्रकार से निश्चित निकायों की सिफारिश थी, ठीक है। तो ये किया गया। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 1892 की परिषद अधिनियम से किया गया था, क्या था, विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया, विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया, के कार्यों का दायरा बढ़ाया, ठीक है। कैसे बढ़ाया, तो उन्हें दो अधिकार दिए गए। पहला दिया गया बजट पर बहस करने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार, ठीक है, बजट पर बहस करने का अधिकार। और दूसरा क्या था, प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार। देखो, बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने के अधिकार का मतलब क्या है कि ये जो विधान परिषद यानी कि आप समझिए संसद, ठीक है। तो ये जो संसद के सदस्य होते थे, गैर सरकारी सदस्य, ये पहले बजट पर न तो बहस कर सकते थे और न ही इनको कोई प्रश्न पूछने का अधिकार था, ठीक है।
लेकिन 1892 के अधिनियम से इनको बजट पर बहस करने का, अभी भी मतदान करने का अधिकार नहीं था। सिर्फ बजट जब सामने रखा जाता था तो उसके अंदर जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर बहस करने का अधिकार था, उनकी आलोचना करने का अधिकार था। ठीक है, और या तो मतलब उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार मिला 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है, और फिर प्रश्न पूछने का अधिकार, पहले उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं हुआ करता था, 1892 के अधिनियम से उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, अर्थात कि अब ये जब कोई भी मुद्दा हो उसके संबंध में प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है, तो आई होप आपको 1892 का परिषद अधिनियम समझ में आया होगा। मैं एक बार पूरा क्या जो मेन था वो वापस कर देती हूँ ना। क्या था? सदस्यों की संख्या बढ़ाई, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई। ठीक है, सदस्यों की संख्या बढ़ाई और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, इसके लिए कौन नियुक्त करते थे? वाइस राय की सिफारिश पर सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे जिला परिषद, नगर पालिका, ठीक है, व्यापार संघ और विश्वविद्यालय, जमींदार और चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश की जाती थी। ठीक है, और दूसरे क्या थे? बजट पर बहस करने का अधिकार, और प्रश्न पूछने का अधिकार, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।